मैं एक गरीब लड़का था जिसने एंट्रेंस एग्जाम में पूरे शहर में पहला स्थान हासिल किया। जब मीडिया मेरा इंटरव्यू ले रही थी तभी मेरे अमीर असली माता पिता अचानक कहीं से सामने आ गए। अपने पिछले जन्म में मुझे लगा था कि आखिरकार मैं अपनी परेशानियों से निकल रहा हूँ, लेकिन सच ये था कि मैं सीधे नरक में चला गया। मेरे गोद लिए हुए भाई ने मेरी जिंदगी को जीते जी नरक बना दिया और मेरी असली बहन मुझसे बेहद नफरत करती थी। मैं गलती से उनके गंदे राज पर ठोकर खा गया और उन्होंने मेरा शव समुद्र में फेंक दिया। न कोई सबूत, न कोई निशान। दोबारा जन्म लेने के बाद मैंने मासूम बनना छोड़ दिया। मैंने अपने परिवार का सामना किया और किसी को भी अपने ऊपर हावी होने देना बंद कर दिया। इस बार कोई मुझे अपनी जिंदगी सही तरीके से जीने से नहीं रोक सकता। मेरे सामने कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी, शटर पागलों की तरह क्लिक कर रहे थे। तभी दो चेहरे सामने आए, जाने पहचाने लेकिन अजनबी। मेरे असली माता पिता, मशहूर स्थानीय टाइकून। वो औरत पूरी तरह सजी धजी मुझे सीधे अपनी बाहों में खींच लिया। बेटा, हम आखिरकार तुम्हें ढूंढ पाए। उसके पीछे खड़ा आदमी, जो कुछ हद तक मेरी तरह दिखता था, मुझे नर्म और कोमल नजरों से देख रहा था। अपने पिछले जन्म में मैं मीडिया इंटरव्यू के बीच में था जब ये दोनों अचानक आ गए और कैमरों के सामने ही मुझे अपना बेटा बता दिया। मैं पूरी तरह हैरान रह गया। मेरा एग्जाम टॉप करने वाला इंटरव्यू एक अमीर परिवार के मिलन के तमाशे में बदल गया। उस समय मैं बहुत डरपोक था, ना कहने ही पाया, कुछ बोल नहीं पाया, बस उनके साथ बहाव में बहता चला गया और उनके घर चला गया। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं मौत के जाल में कदम रख रहा हूँ। शीप डॉग जो गोद लिया हुआ था डर गया कि मैं उसकी विरासत छीन लूंगा, इसलिए उसने मेरी ही असली बहन शावर जेल के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रची। जब मैंने अपने असली माता पिता से मदद मांगी, उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की, उन्होंने मेरी एक बात पर भी भरोसा नहीं किया। आखिर में शीप डॉग और शावर जेल ने मिलकर मुझे फंसा दिया। मैं मर गया बिना किसी कब्र के। बाद में उन्होंने मेरे माता पिता से कहा कि मैंने परिवार के पैसे चुरा लिए और देश छोड़कर भाग गया, जिससे मेरे माता पिता ने मुझसे हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया। अब अपने सामने खड़े इन माता पिता को देखते हुए मैंने उन्हें सबके सामने ही ठुकरा दिया और उनके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। माफ कीजिए, लेकिन मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई परिवार नहीं है। जैसे ही मैंने ये कहा, कमरे के सारे कैमरे मेरी तरफ मुड़ गए। मेरी माँ जोर जोर से रो रही थी, मेरा हाथ कसकर पकड़े हुए। क्यों? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझे क्यों नहीं अपना रहे? क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितने समय से ढूंढ रही हूँ? तुम्हें अस्पताल से चुरा लिया गया था। क्या तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी? इन सालों में मुझे एक भी रात अच्छी नींद नहीं आई। तुम लोग अमीर हो, बड़े टाइकून, मुझे ढूंढना तो तुम्हारे लिए बहुत आसान होना चाहिए था, है ना? तो फिर तुम तभी क्यों आए जब मैं टॉपर बना? हम सच में इन सालों से तुम्हें ढूंढ रहे थे, हमें अभी हाल ही में तुम्हारे बारे में पता चला। क्या तुम्हारे पास पहले से एक गोद लिया हुआ बेटा नहीं है? फिर मुझे ढूंढने की क्या जरूरत थी? क्या इसलिए कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ और तुम्हारी इज्जत बढ़ा सकता हूँ, इसलिए अब मुझे अपनाना चाहते हो? अगर तुम सच में इतने सालों से मुझे ढूंढ रहे थे तो मैंने अपने बारे में एक भी मिसिंग पर्सन एंड क्यों नहीं देखा? ना अखबार में, न टीवी पर। मीडिया को मौका मिल गया और उन्होंने अपने माइक सीधे उस कपल के सामने कर दिए। मिस्टर मू, मिसेज मू, क्या आप बता सकते हैं कि आप इतने सालों से अपने बच्चे को कैसे ढूंढ रहे थे? आखिर में मैं फिर भी उनके साथ घर चला गया। सच कहें तो इस दुनिया में पैसे के अलावा सब कुछ नकली है। तुम किसी से भी दुश्मनी कर लो, लेकिन पैसों से नहीं। लेकिन इस बार पिछली जिंदगी के उलट, जहां उन्होंने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया था, इस बार मैंने मीडिया के सामने ही उनसे पहले चाल चल दी। इसलिए अब वो मुझ पर हुक्म चलाने के बजाय मेरे आसपास संभल कर चल रहे थे। मैंशन पर हार्टलेस ने बड़े उत्साह से शीप डॉग का मुझसे परिचय करवाया। श्यावान, ये श्याओ एन है, ये तुम्हारा भाई है। शीप डॉग को देखते हुए जो नकली मुस्कान के साथ हाथ बढ़ा रहा था, मैंने हार्टलेस की तरफ मुड़कर कहा, तो ये वो बच्चा है जिसे तुमने मेरी जगह लेने के लिए गोद लिया है? वो घबरा गई, पूरी तरह असहज हो गई। फिर मैं बायोडैड मू चंगवू की तरफ मुड़ा। औपचारिकताएं छोड़िए, मैं सिर्फ इसलिए वापस आया हूँ क्योंकि आपने मुझे बेहतर पढ़ाई का माहौल देने का वादा किया था। अगर आप ये नहीं दे सकते तो मुझे यहाँ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम 10 साल से ज्यादा समय से अलग रहे हैं। मैं अचानक से आपको अपना नहीं अपना सकता। मैं कोशिश करूंगा आपको स्वीकार करने की, लेकिन अभी नकली खुशहाल परिवार का नाटक नहीं कर सकता। इसलिए आपने इंसान गोद लिया या कुत्ता, कितने भी हों, मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। मू परिवार स्थानीय रूप से एक बड़ा नाम था। मीडिया में पहले ही खबर फैल चुकी थी, इसलिए वो कोई पीआर स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकते थे। भले ही वो मुझसे नफरत करते हों, वो मुझे निकालने की हिम्मत नहीं करेंगे। उन्हें पब्लिक ओपिनियन की ताकत अच्छी तरह पता थी, खासकर इसलिए क्योंकि मैंने पहले ही टीवी पर एक शानदार छवि बना ली थी।
ये सुनकर दोनों भाई बहन नाराज दिखे। मू यांग क्वान अनजान बनने का नाटक करने लगा और घबराकर मू चंगवू और हार्टलेस की तरफ देखने लगा। शाओ जेल, जो पूरी तरह बिगड़ी हुई राजकुमारी थी, वहीं फट पड़ी। शैनफान, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम मेरे भाई का अपमान करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तो क्या हुआ अगर तुम होशियार हो? बड़ी बात नहीं, शायद एक दिन तुम मेरे भाई के नीचे काम करोगे। अपनी गंदी जुबान संभालो, नहीं तो मैं किसी से तुम्हारी ऐसी हालत करवा दूंगी कि तुम जिंदगी भर के लिए नपुंसक बन जाओगे। रहना है तो रहो, नहीं रहना तो निकल जाओ। कोई कूड़े में पलने वाला आवारा खुद को बहुत बड़ा समझ रहा है। मेरी नजर अपने असली माता पिता पर पड़ी। क्या ये होता है ऊंचे घराने की परवरिश? यही है वो प्यारी बहन जिसके बारे में आपने मुझे बताया था? क्या आप सब अमीर लोग ऐसे ही नीचे गिरकर बात करते हैं? बायोडैड इतना गुस्से में था कि उसके माथे की नसें उभर आईं। उसने शावर जेल को जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वो सन्न रह गई। पापा, आप मुझे एक अनजान आवारा के लिए मार रहे हैं? तुम और मैं जुड़वा हो। अगर मैं आवारा हूं तो तुम क्या हो? उसी के साथ फ्री में आई हुई चीज, या तुम किसी खास पर तंज कर रही हो? ये सुनकर बायो मॉम आगे बढ़ी और उसे एक और थप्पड़ मारा। अब सीखोगी अपनी गंदी जुबान संभालना। शीप डॉग जिद से शावर जेल के सामने आकर खड़ा हो गया। माँ, पापा प्लीज रुक जाइए, ये सब मेरी गलती है। मुझे इतने सालों तक अपने भाई की जगह नहीं लेनी चाहिए थी। ये सब मेरी ही गलती है। अगर आपको किसी को मारना है तो मुझे मारिए। उसे कांपते हुए और लाल पड़ते हुए देखकर मैंने पहले ही बीच में टोक दिया और सीधे उसकी तरफ इशारा किया। मैंने सुना है जब तुम्हें गोद लिया गया था तब उन्होंने एक बड़ा समारोह किया था, बहुत शानदार। मीडिया ने तो ये भी रिपोर्ट किया था कि तुम्हें जन्म से ही दिल की बीमारी है। उसका इलाज हो चुका है, लेकिन तुम्हें ज्यादा उत्तेजित नहीं होना चाहिए। तुम जानते हो कि तुम्हारा शरीर ये सब नहीं झेल सकता, फिर भी तुम जानबूझकर खुद को इस तरह भड़का रहे हो। क्या तुम मुझ पर दबाव बनाने के लिए सहानुभूति का खेल खेल रहे हो, या फिर ये दिखाना चाहते हो कि तुम एक गोद लिया हुआ बच्चा इस परिवार में अछूत जैसी जगह रखते हो? बायो मॉम और डैड ने उसे शक भरी नजरों से देखा। वो घबरा गया, जल्दी जल्दी हाथ हिलाने लगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। माँ पापा, इसकी बात मत सुनिए। देखा, यही है इस परिवार की असलियत। जरा भी उसूल नहीं, बहुत ही आसानी से किसी के बहकावे में आ जाते हैं। पिछली जिंदगी में जैसे ही मैं अंदर आया था, इन दोनों ने मुझ पर एक के बाद एक ताने मारे। मुझे खुद का बचाव करने का मौका ही नहीं मिला। मैं संभल ही नहीं पाया और पहली छाप बहुत खराब बढ़ गई। लेकिन इस बार मैंने पहले ही हमला कर दिया और दोनों को चुप करा दिया, जिससे उल्टा मेरे माता पिता मेरे पक्ष में हो गए। मैं अब इन दोनों से और नहीं निपटना चाहता था। मैं बायो मॉम की तरफ मुड़ा। मैं थक गया हूँ, मेरा कमरा कहाँ है? पिछली बार की तरह ही मेरा कमरा पहली मंजिल पर था, जो पुराने नौकरों के क्वार्टर से बदला गया था। मैंने उस छोटे से कमरे को एक नज़र देखा, फिर लगभग बायो मॉम को मजबूर कर दिया कि वो मुझे पूरा घर दिखाए, लेकिन मैंने उसे आगे नहीं चलने दिया। मैं खुद ही सीधे ऊपर चला गया और शीप डॉग के कमरे की तरफ बढ़ गया। उसका शानदार कमरा देखकर, जिसमें प्राइवेट बाथरूम और गेमिंग रूम भी था, मैं हल्का सा हंसा और उसके बगल वाले गेस्ट रूम का दरवाजा खोल दिया। बायो मॉम थोड़ी असहज हो गई, उसकी नजरें इधर उधर घूमने लगी। शावान, तुम्हारे भाई की तबीयत ठीक नहीं रहती, उसे हल्की नींद आती है, इसलिए हम आमतौर पर इस गेस्ट रूम में किसी को नहीं रखते, उसे परेशान नहीं करना चाहते। मैंने उसकी आंखों में सीधे देखा जब तक कि उसने नजरें नहीं झुका ली। कोई बात नहीं, ये जगह मेरे पुराने घर से कहीं बेहतर है। शायद ये किसी तरह का भगवान का आशीर्वाद है कि मैं ऐसे परिवार में आ गया। मैं यहाँ पढ़ाई करने आया हूँ, ऐश करने नहीं। वैसे भी मैं यहाँ ज्यादा समय रहने वाला, खुद को दोष मत दो। हथेली और हाथ का पिछला हिस्सा दोनों तुम्हारे ही होते हैं, लेकिन पीछे वाले हिस्से को कभी उतना प्यार नहीं मिलता जितना सामने वाले को। हाँ, ये बात उसे चुभ गई। वो लगभग रो पड़ी और जल्दी से बात बदल दी। शावान, तुम्हारा पुराना घर कैसा था? क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो? दादाजी ने मुझे कूड़े के ढेर से उठाया था। उनका पूरा परिवार एक कार एक्सीडेंट में मर गया था। सिर्फ वही बचे थे। उस दिन वो कीटनाशक खरीदकर अपनी जान खत्म करने वाले थे, लेकिन जब वो बस स्टैंड के पास से गुजरे तो उन्हें कूड़ेदान से रोने की आवाज़ सुनाई दी और उन्होंने मुझे उठा लिया। दादाजी कहते थे कि मुझसे मिलना उनकी किस्मत थी। कहते थे कि मेरी रोने की आवाज़ सुनकर उनका मरने का मन बदल गया। हम बहुत गरीब थे। दादाजी कबाड़ इकट्ठा करके गुजारा करते थे। 2 साल की उम्र से ही मैं उनके साथ बोतलें उठाने जाने लगा था। हमारे पास नल का पानी नहीं था, बस आंगन में एक हैंडपंप था और हम उसका भी बहुत कम इस्तेमाल करते थे। मोमबत्तियाँ 3 सेंट की आती थी, जो बिजली से कहीं सस्ती थी। मैंने अपने अंदर उठ रहे दुख के तूफान को दबा लिया और चेहरे को बिल्कुल खाली रखा। दादाजी इस साल की शुरुआत में गुजर गए। उन्होंने मेरे लिए 300 येन छोड़े, जो बस एग्जाम तक चल पाए।
अगर आप मुझे लेने नहीं आते तो मैं अभी भी 3 साल की फीस और रहने के खर्चे को लेकर परेशान होता। तो बताइए, क्या मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान नहीं हूँ? हार्टलेस आखिरकार टूट गई, मुझे गले लगाकर रोने लगी। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हें इतना सब झेलना पड़ा। उसे रोते हुए देखकर जैसे उसमें सच्ची भावनाएं हों, बिल्कुल पिछली बार की तरह मुझे बस चिढ़ महसूस हुई। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, लेकिन रोने के बजाय क्या मैं पहले कुछ खा सकता हूँ? मैं आमतौर पर दिन में सिर्फ 2 बार खाता हूँ और अभी सच में बहुत भूखा हूँ। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और रसोई में भाग गई, इधर उधर हाथ पैर मारने लगी। हद है, मैं भूख से मर रहा था और उसे साफ दिख रहा था कि उसे खाना बनाना नहीं आता, फिर भी उसने नौकरानी को हटाकर खुद माँ बनने का नाटक शुरू कर दिया। उसे वहां जूझते हुए देखकर मैंने उसे बाहर भेज दिया और खुद सूखी नूडल्स उबालने लगा। अमीर लोग भी अजीब होते हैं, उनके सूखे नूडल्स भी गिफ्ट बॉक्स में आते हैं। मैंने 2 बड़े कटोरे सादा नूडल सूप के बनाए और एक उसे दे दिया। मुझे बड़े कटोरे के ऊपर झुककर वैक्यूम क्लीनर की तरह खाते हुए देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई। शावान, भले ही तुम लड़के हो, तुम्हें ठीक से बैठना चाहिए। सीधे खड़े हो, सीधा बैठो और खाते समय अपने तौर तरीकों का ध्यान रखो। मैंने उसकी बातों को पूरी तरह अनसुना कर दिया और खाना भरता रहा, बस सिर हिलाता गया। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। दादाजी के यहाँ तो हमारे पास इतना भी नहीं था, हम ऐसा खाना सिर्फ त्योहारों पर ही खाते थे। ये सुनकर हार्टलेस और भी ज्यादा अपराध बोध से भर गई। उसकी आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे सस्ते में मिल रहे हों, मानो आधा कटोरा भर जाए। मैंने पूरी गर्मी अपने कमरे में बंद होकर हाई स्कूल का सिलेबस पढ़ते हुए बिताई। उधर शीप डॉग और शावर जेल हर दिन बाहर जाकर पार्टी कर रहे थे और पैसे उड़ा रहे थे। तुलना बिल्कुल साफ थी और म्यू चुंगो और हार्टलेस मुझे अब कहीं ज्यादा पसंद करने लगे। मियोंग कुआन और शावर जेल अभी भी दिल से बच्चे ही थे। जैसे ही उन्हें मजा मिलने लगा, वे सब कुछ भूल जाते थे, जिससे मुझे शांति से पढ़ाई करने का मौका मिल गया। किसी को भी मेहनत करना पसंद नहीं होता, लेकिन समाज को सिर्फ नतीजों से मतलब होता है। मुझे अपना सिर झुकाकर इस बदसूरत जंग को लड़ना ही था, ताकि अपना भविष्य सुरक्षित कर सकूं। मेरे पास मेहनत करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। स्कूल शुरू होने से ठीक पहले मॉम और डैड मुझसे बात करने आए। कोई भी बिना मतलब इतना अच्छा बनकर नहीं आता, और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। वे चाहते थे कि मैं अपना एलाइट हाई स्कूल का एडमिशन छोड़ दूं और उन दोनों के साथ किसी साधारण स्कूल में चला जाऊं। बिल्कुल पिछली बार जैसा ही खेल। वे भोलेपन में सोचते थे कि मेरी मेहनत देखकर वे दोनों आलसी भी पढ़ने लगेंगे, और साथ ही उन दोनों को एलाइट स्कूल में डालना बहुत महंगा पड़ता, जबकि मुझे साधारण स्कूल में भेजना पूरी तरह मुफ्त था। क्लासिक लालची बिजनेसमैन। उनकी उंगलियां जैसे सबके सामने ही कैलकुलेटर से चिपकी हुई थी। मैंने तुरंत मना कर दिया, बिल्कुल नहीं। इतना सीधा जवाब सुनकर बायोमॉम और डैड भी असहज हो गए। हार्टलेस पहले बोली, शावान, माँ को तुम पर भरोसा है, तुम साधारण स्कूल में भी अच्छे नंबर ला सकते हो। मैंने पता किया है, वहाँ का कॉलेज एडमिशन रेट भी काफ़ी अच्छा है। क्या तुम कम से कम इस पर विचार नहीं करोगे? कितनी हिम्मत है! पिछली बार क्योंकि मेरी पहली छवि उनके सामने खराब बन गई थी, उन्होंने जरा भी शिष्टाचार नहीं दिखाया, सीधे मुझे उस साधारण स्कूल में जाने का आदेश दे दिया। मेरी कोई राय नहीं ली गई। और उस स्कूल के टीचर भी बेकार थे। वातावरण बिल्कुल मृत जैसा था और पढ़ाई की गति एलाइट स्कूल से बहुत पीछे थी। मेरी प्रतिभा की पूरी बर्बादी। इसलिए मेरा जवाब पक्का था, जो मैंने कहा वही रहेगा। आपने मुझे अच्छी शिक्षा देने का वादा किया था, मैं सिर्फ उसी वजह से आपके साथ वापस आया हूँ। बायोडैड अधीर हो रहा था। हम सिर्फ तुम्हारी राय पूछ रहे हैं, इतना आक्रामक होने की जरूरत नहीं है। मेरी राय है नहीं। आप शहर के टॉपर को एक साधारण स्कूल में भेजना चाहते हैं। सच कहूं तो आपकी सोच मुझे समझ नहीं आती। मैंने उन दोनों आलसियों की तरफ देखा जो आराम से पड़े हुए थे। आपको लगता है मैं इन्हें प्रेरित कर सकता हूं? इन्होंने पूरी गर्मी खेलते हुए बर्बाद कर दी, एक शब्द नहीं पढ़ा। इनसे आप किस तरह का अनुशासन उम्मीद करते हैं? क्या आजकल ट्यूशन इतनी महंगी हो गई है? क्या हम कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते? या आप सच में मुझे नहीं चाहते, वो बच्चा जो आधे रास्ते में वापस आया है ताकि सफल हो सके और आपका नाम रोशन कर सके? शावर जेल ये सब सुनकर चुप रहने वाली नहीं थी। चैनफान, तुम्हारा क्या मसला है? तुम कह रहे हो कि मैं और मेरा भाई माँ पापा को शर्मिंदा करते हैं और सिर्फ तुम ही परिवार का नाम रोशन कर सकते हो। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये ओवर अचीवर बनने का नाटक छोड़ दो, इसका कोई फायदा नहीं है।
मेरा परिवार बहुत अमीर है। मैं जैसे चाहूँ वैसे खर्च करती हूँ। चाहे मैं एक भी एग्जाम पास न करूँ, माँ पापा मेरी और मेरे भाई की पूरी जिंदगी देखभाल कर सकते हैं, तो पीछे हट जाओ। उसने मुझे घूरा और तिरस्कार से हंस दी। कोई गांव का गवार जिसे ढंग से पानी भी नहीं मिलता था, वो बूढ़ा आदमी तुम्हारे कारण ही मरा। तुम्हें तो सड़कों पर भीख मांगते हुए किसी पुल के नीचे ठंड से मर जाना चाहिए था। मेरे दिमाग में कुछ टूट गया। वो एक चीज जो इतने समय से मुझे संभाले हुए थी, तिनकी की तरह टूट गई। जब मुझे होश आया, शावर जेल जमीन पर पड़ी थी। उसकी नाक से खून बह रहा था और वो डर से मुझे घूर रही थी। मेरा हाथ ऊपर उठा हुआ था, जिसे मुंह चुंगो और हार्टलेस पूरी ताकत से पकड़कर रोक रहे थे, और मैं अब भी कॉफी टेबल से उठाया हुआ बड़ा सा कांच का एशट्रे कसकर पकड़े हुए था। शीप डॉग वहीं जड़ बनकर खड़ा था, जैसे कोई पुतला, डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। मेरी पीठ पसीने से भीग गई थी। मैं लगभग शावर जेल को मार ही चुका था। मुंह चुंगो ने मेरे हाथ से एशट्रे छीन लिया। हार्टलेस, जो पूरी तरह कांप रही थी, मुझे पकड़कर रोने लगी और बार बार माफी मांगने लगी। मैंने उसे दूर धक्का दिया और शावर जेल की तरफ देखा। तो तुम दोनों ही असली भाई बहन हो, है ना? फिर मैंने ठंडी नजरों से अपने असली माता पिता को देखा। आप मुझे वापस क्यों लाए? इस परिवार में तो मैं ही बाहरी हूँ। मेरी नजर उस नकली बेटे पर गई। शीप डॉग, तुम्हें मुझसे इतना डरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैं कॉलेज में पहुंचूंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं तुमसे विरासत के लिए नहीं लड़ रहा। यहाँ जो कुछ भी है सब तुम्हारा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सही कहते हो, मैं मुंह बनने के लायक नहीं हूँ। मेरा सरनेम चैन है। मैं मुड़ा और अपने कमरे की तरफ चला गया, पीछे सिर्फ एक ऐसा साया छोड़कर जिसकी आत्मा जैसे निकल चुकी हो। दरवाजे के बाहर से मुझे मुंह चुंगो की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। मुझे उससे कुछ कहना ही नहीं है, मुझे उसका चेहरा तक देखना बर्दाश्त नहीं। मैंने ऐसा क्या गलत कहा? उसे कभी वापस आना ही नहीं चाहिए था, उसे वहीं मर जाना चाहिए था। अगर वो वापस नहीं आता तो ब्रदर क्वॉन इतना परेशान नहीं होता। ये सब तुम्हारी गलती है। एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई, फिर लिविंग रूम में सन्नाटा छा गया। स्कूल के दूसरे दिन मुझे पुलिस स्टेशन ले जाया गया, क्योंकि मैंने लड़ाई के दौरान एक क्लासमेट की आंख में वार कर दिया था। चूंकि मैंने साधारण स्कूल जाने से मना कर दिया था, मेरे माता पिता ने शीप डॉग और शावर जेल को भी उसी एलाइट हाई स्कूल में डालने के लिए बड़ी रकम दान में दे दी, ऑडिटिंग स्टूडेंट्स के रूप में। मुझे कभी समझ नहीं आया कि वे हम तीनों को एक साथ रखने के लिए इतने जिद्दी क्यों थे। मैं ऑनर्स क्लास में आ गया, लेकिन अगले ही दिन ब्रेक के दौरान 3 सीनियर लड़कों ने मुझे सीढ़ियों के पास घेर लिया और प्रोटेक्शन मनी मांगने लगे। जाहिर है, मैंने पैसे नहीं दिए तो बात बढ़ गई। जब तुम एक बार मर चुके होते हो तो तुम कुछ भी करने से नहीं डरते। तो हाँ, मैं थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ गया। उस अफरा तफरी में मैंने एक लड़की की आंख पर वार कर दिया। ऐसी चीज होने के बाद स्कूल इसे छिपा नहीं सकता था। उन्होंने तुरंत पुलिस और दोनों परिवारों को बुला लिया। स्टेशन में शावर जेल हाथ कमर पर रखे खड़ी थी, मेरी तरफ उंगली दिखाकर चिल्ला रही थी, तुम्हें तो माँ पापा का नाम रोशन करना था, है ना? यही तरीका है तुम्हारा? तुम सिर्फ परेशानी हो। अगर हमें पहले पता होता कि तुम इतने बड़े झंझट हो, हम तुम्हें कभी वापस नहीं लाते। आज तुमने किसी की आंख फोड़ी है, कल तुम किसी का पूरा परिवार मार दोगे। शीप डॉग की आंखों में छुपी खुशी साफ दिख रही थी। चैनफान, मैं सख्त नहीं बनना चाहता, लेकिन माँ पापा ने तुमसे बहुत उम्मीदें रखी थीं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये बहुत गंभीर मामला है। अगर उन्होंने तुम्हें माफ नहीं किया तो तुम सच में जेल जा सकते हो। उसकी नजरें हमारे माता पिता की तरफ गईं। शायद हमें पैसे देकर मामला सुलझा लेना चाहिए। अगर शियान सच में अंदर चला गया तो उसके कॉलेज का मौका खत्म हो जाएगा। बायो डैड ने मुझे निराशा भरी नजरों से देखा। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा गुस्सा इतना क्यों है? उन्होंने बुरा कहा तो क्या, 1-2 मार खा लेते, इससे तुम मर तो नहीं जाते। तुम्हें इतना आगे बढ़ने की क्या जरूरत थी? उन्होंने मुझसे पैसे मांगे, मुझे आवारा और कचरा कहा और मेरा सिर दीवार से दे मारा। क्या मैं बस ये सब सह लूं? क्या मैं बिना रीढ़ का कायर बन जाऊं और उनके ऊपर चलने दूं? क्यों करूं ऐसा? शीप डॉग ने भौहें से कोड़ते हुए मुझे डांटा। शियान, ये तुम्हारी गलती है। तुम्हें सोचना चाहिए कि तुमने क्या गलत किया। वे सिर्फ तुम्हें ही क्यों परेशान कर रहे हैं, किसी और को क्यों नहीं? जरूर तुम में ही कुछ। मैंने उसे बोलने नहीं दिया, सीधे उसके पास गया और उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसकी आवाज पूरे स्टेशन में गूंज गई। मैंने सिर्फ तुम्हें ही क्यों मारा, किसी और को क्यों नहीं? शायद तुम्हें खुद सोचना चाहिए कि तुमने क्या गलत किया।
शावर जेल मुझ पर झपटने वाली थी, लेकिन मू चुंगो ने उसे रोक लिया। चैनफान, तुमने मेरे सामने ही अपने भाई को मारा, तुम हद पार कर चुके हो। शीप डॉग हार्टलेस के पीछे छिप गया, एक हाथ से अपना चेहरा पकड़े हुए, दूसरे हाथ से उसका हाथ थामे, आंखों में आंसू और बेचारगी भरकर, जिससे हार्टलेस का दिल तुरंत पिघल गया। उसने मुझे खुली नाराजगी के साथ देखा। वो तुम्हारा भाई है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अभी उससे माफी मांगो। मैंने भी उसे सीधे घूरते हुए जवाब दिया। मुझे किस बात की माफी मांगनी चाहिए? अभी उसने खुद ही कहा, कारण अपने अंदर ढूंढो, हर बात के लिए दूसरों को दोष मत दो। मू चुंगो गुस्से से भड़क उठा। उसने मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए पुलिस वाले से कहा, ऑफिसर, इसे नियम के अनुसार ही संभालिए। ऐसे बच्चे को सबक सिखाना जरूरी है, वरना ये कभी नहीं सीखेगा। चिंता मत कीजिए, कागजों में ये मेरा बेटा हो सकता है, लेकिन मैं इसके लिए कोई सिफारिश नहीं करूंगा। पुलिस वाले ने सिर हिलाया, फिर गुस्से में खड़े मू परिवार की तरफ देखा। तुम्हारा नाम मूलू है, सही? शावर जेल चौंक गई, थोड़ा घबरा गई। हाँ, वही हूँ। पुलिस वाले ने उसे इशारे से बुलाया। इधर आओ, तुमसे कुछ सवाल करने हैं। जो 3 लड़के मुझ पर हमला करने आए थे, उनमें से एक की जेब से पुलिस को एक स्विच ब्लेड चाकू मिला, और दूसरे लड़के के बयान से ये साफ हो गया कि उनका मकसद मुझे सबक सिखाना था। इससे पूरा मामला बदल गया। जिस लड़के के पास चाकू मिला था, वो बार बार कसम खाकर कह रहा था कि वो उसका नहीं है। उसने कहा कि उसने उसे पहले कभी देखा भी नहीं था, लेकिन वो ये नहीं समझा पाया कि वो उसकी स्कूल यूनिफॉर्म की जेब में कैसे आया। मेरी पिछली जिंदगी में उस साधारण स्कूल में बदमाशी रोज की बात थी, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि शीप डॉग और शावर जेल इतनी जल्दी चाल चलेंगे। स्कूल तो अभी शुरू ही हुआ था, वही गंदे तरीके, वही नीच हरकतें। फर्क बस इतना था कि इस बार निशाना जवाब दे रहा था। सच ये था कि वो लड़का बेगुनाह था। वो स्विच ब्लेड सच में उसका नहीं था। मैंने ही उसे उस अफरा तफरी में उसकी जेब में डाल दिया था। और उस लड़के की आंख, वो भी मैंने जानबूझकर किया था। मैंने उसे हादसा दिखाया। मुझे इस पूरे मामले को बड़ा बनाना था। सिर्फ हल्की सजा और कुछ दिनों की काउंसलिंग से काम नहीं चलता। पानी के नीचे छिपी बड़ी मछली को पकड़ने का एक ही तरीका था, इस मामले को इतना बड़ा बना देना कि इसे चुपचाप दबाया ही ना जा सके।